इसमें आप सभी का स्वागत है और मैं फ़िलहाल झारखंड जमशेदपुर के टाटा नगर ट्राइबल कल्चर सेंटर में हूँ और यहाँ पर संवाद टाटा स्टील फाउंडेशन के ओर से कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज होता है हर साल 10वां कार्यक्रम इस बार हो रहा है। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कुछ आदिवासी भाई हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। और आप देख सकते हैं कि वे अपने आदिवासी वेशभूषा में हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार, जय जोहार। आपका शुभ नाम? जी, मैं धनीराम नाग, छत्तीसगढ़ के उस दूरांचल बस्तर सुकमा डिस्ट्रिक्ट में गांव है कोकावाड़ा से हूँ मैं। जी। और आपने जो ये आदिवासी वेशभूषा धारण की है वो कौन सी वेशभूषा है? एक्चुअली ये हमारे बस्तर में स्थित धुरवा जनजाति के विशिष्ट ये वेशभूषा है। ये इन्हीं वेशभूषाओं से हम जो आइडेंटिफाई होते हैं धुरवा जनजाति से। जी। तो ये जो वेशभूषा है वो किसी विशेष दिन पे या फिर हमेशा इस वेशभूषा को धारण करके रखते हैं लोग? एक्चुअली हमारा ये पारंपरिक ये परिधान होती है, इसको हम हमेशा भी पहनते हैं। और विशेष तौर से अभी जो नया पीढ़ी, नया जनरेशन है, वो कहीं नौकरी पेशे आने के बाद वो हमेशा तो नहीं पहन सकते, विशेष ऑफिस में जाते हैं उस समय नहीं पहन सकते। लेकिन अभी जो है, अभी नई पीढ़ी जो है विशेष त्योहारों, देव यात्राओं, आध्यात्मिक उद्देश्यों पर इस वेशभूषा को पहनते हैं और उत्सव मनाते हैं। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं भी आदिवासी ही हूँ, तो बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे आदिवासियों में देखा गया है कि धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है, पहनावा है, उसको भी छोड़ रहा है। तो आपने अपने क्षेत्र में बचाने के लिए कैसे आप कार्य कर रहे हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आधुनिक चकाचौंध में, आधुनिक के शहरीकरण में जो हमारे आदिवासी भाई जो हैं अपनी मूल विशिष्ट इस प्रकृति सम्मत कल्चर को भूलते जा रहे हैं। पर हमने देखा कि हम जितना शिक्षित हो रहे हैं, किसी ने कहा है शिक्षा और संस्कार, संस्कृति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन हम इस बात को गलत करना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा है, आपकी संस्कृति, अपनी विशिष्टता को भी आपको शिक्षित होकर जानना है, पहचानना है कि क्या विलुप्त हो रहा है। हमारे पुरखों की परंपरा है, क्या उनकी विशिष्ट पहचान थी, उस पहचान को हम साथ लेकर चल रहे हैं और विभिन्न आयोजन करते हैं। हम खुद अभी के जनरेशन, हमारे बहुत सारे युवा हैं, ये सभी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अच्छा। और इसके साथ भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, पटवारी हैं, वे सभी जो है हम खुद इसको अमल कर रहे हैं, खुद इन संस्कृति को हम आत्मसात कर रहे हैं और हम कम्युनिटी में इसको हम प्रसारित कर रहे हैं कि हाँ, हम शिक्षित होकर भी इस परिवेश में हम जी सकते हैं और अपनी जो विशिष्टता को हम बरकरार बना के रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं आदिवासी हूँ इस बात पर गर्व भी नहीं होता, उन्हें शर्मजनक लगता है और लोगों को वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी छिपाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली हम खुद को आदिवासी कहते हुए फ़क्र महसूस होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी सामाजिक संस्कार परंपराएं हैं बिल्कुल प्रकृति सम्मत है। किसी प्रकार की कपोल कल्पित चीज़ वहाँ दिखाई नहीं देता। तो हमें फ़क्र होता है कि हम इस प्रकृति सम्मत व्यवस्थाओं से संचालित होने वाले हम वो जीनस हैं। तो हमें कहते हुए ये फ़क्र होता है कि हाँ, मैं आदिवासी हूँ। जी, मुझे भी गर्व है कि मैं भी आदिवासी हूँ। और इसी बात पर जैसा कि ये संस्कृति, पहनावा, इसको तो हम बचा ही रहे हैं। जैसा कि हमारे आदिवासी समाज में पहले से ग्राम सभा की परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे प्रशासन, सरकार, ये सब आने की वजह से ख़त्म भी हो रही है कई जगह पर। तो आपकी कहानी को मैंने जब संवाद उस कार्यक्रम में सुना, तो आपने ग्राम सभा का एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल ऐसे दिए जिसके ज़रिए आपने कई समस्याओं का समाधान भी किया, जो कि कई राज्यों में ऐसे समाधान नहीं हो पाते। तो वो कैसे किया, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारी इन्हीं विशिष्ट परंपराओं के थ्रू जो संविधानिक के अनुच्छेद 342 में जो हमारे परिभाषित है, और इन्हीं परिभाषा के द्वारा हमें एक विशिष्ट जो अधिकार दिया है 13(3) का ग्राम सभा में जो शक्तियां हैं, पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा जो अभी पेशा में भी आपको पेशा में इसकी पेशा 13(3) का ग्राम सभा उसकी आत्मा मानी जाती है। तो इसमें हमें ग्राम सभा को शक्ति दिया गया, जिसमें कहा भी जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। जब हम परंपरागत तरीके से हम पेरमा मांझी, पटेल, मुखिया, ये सब हमें उस ग्राम में निवास करने वाली ये परंपरागत रूप से बैठकर हम किसी विषय को हम प्रस्ताव पारित करके निर्णय लेते हैं परंपरागत तरीके से। अनुच्छेद 13(3) का के तहत वहाँ जो कहा गया है कि रूढ़िगत जन्य परंपरा प्रथा जो एक स्वयं जो है एक विधि का बल प्राप्त है, तो उसके थ्रू जो हम ये से कुछ निर्णय हमने उसको एक प्रैक्टिकल उसको हमने फॉलो करा, तो कुछ स्टेज पर, कुछ कदमों पर हमने सफल हुआ है। तो हम अभी जो हम नए जनरेशन हैं, अभी जो इन्हीं संवैधानिक
दायरों में संवैधानिक प्रावधानों के अभी के जनरेशन में हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं। जी। जैसा कि ग्राम सभा की अगर बात की जाए तो एक तो पंचायती राज वाली ग्राम सभा, पेशा एक्ट वाली ग्राम सभा, इसके अलावा रूढ़िगत ग्राम सभा, तो ये कौन सी ग्राम सभा है जो कि आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखती है, जहाँ पर उनकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और जो वन विभाग है, पुलिस विभाग है या फिर जो भी दूसरे विभाग है जो कि आदिवासियों को परेशान करते वो ना करे, तो वो कौन सी ग्राम सभा है? एक्चुअली हमारे पास दो प्रकार की ग्राम सभाएं हैं। जो प्रथम ग्राम सभा है जो 1993 पंचायत राज अधिनियम के थ्रू जो हुई, ये सरकारी तंत्र है। और एक जो दूसरी ग्राम सभा है जो 1996 25 दिसंबर 1996 को एक हमारे अस्तित्व में आया है, पेशा ग्राम सभा। पेशा ग्राम सभा जो परंपरागत निवासरत ग्राम की व्यवस्था को संचालित करने वाले पेरमा पटेल मुखिया और अन्य जो वहाँ ग्रामीण जन और वहाँ की विशिष्ट परंपराओं से संचालित लोगों के द्वारा ये हमारे एक संवैधानिक जो 13(3) का में जो प्रावधान दिया गया पारंपरिक रूढ़िगत जन्य ग्राम सभा, जो ये ग्राम सभा जो हमें अपने आप में एक विधि का बल प्राप्त है, जो कि ना लोकसभा ना विधानसभा में उससे भी बड़ी हमारी ये ग्राम सभा होती है। आपने कहीं हाई कोर्ट की कहीं आपने पिटीशन दायरों में भी आपने देखा है कि ग्राम सभा के इस सुनवाई पर उन्होंने कोर्ट ने भी अपना निर्णय बदल के कहीं औद्योगिक मामलों में भी निर्णय सुनाया है। जी। तो ग्राम सभा को लेकर पूरे विश्व के आदिवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सभी हमारे विश्व के सभी आदिवासियों से कहना चाहूँगा कि अपनी विशिष्ट परंपराओं को साथ लेते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ अपने आप को जागरूक शिक्षित करते हुए आप अपनी विशिष्टता को साथ लेके चलिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को जानिए और अभी की पीढ़ी में आप संवैधानिक तौर से प्लस आप अपनी विशिष्ट पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को भी मजबूत करते हुए अपने ग्राम सभा को मजबूत करिएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल है, आपका व्यक्तिगत है, क्योंकि जैसा मुझे पता चला आप एक अध्यापक है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे आगे से निर्देश दिए जाएंगे, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो आप कैसे अपने आप को आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और अपनी नौकरी भी कर रहे हैं? जी, बहुत धन्यवाद, अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक्चुअली मैं जिस समाज की नमक खाया है, जिस समाज का एक रिजर्वेशन पद लेकर मैंने नौकरी प्राप्त की है और उस नौकरी में मुझे जो तनख्वाहारी है, मैं समझता हूँ कि उस कम्युनिटी के कारण ही मुझे नौकरी में आया हूँ, क्योंकि हम आदिवासी उतने ब्रिलियंट तो नहीं है कि हम एक क्रैश कोर्स का करके हम जो है एक जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकें। वो कहीं ना कहीं उस रिजर्वेशन का ही मुझे एहसास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस समाज का लेते हैं उस समाज का कुछ अंश आप समाज को दीजिए, पे बैक टू सोसाइटी। तो मैं आर्थिक तौर से तो करता ही हूँ, प्लस जो मैं एक टीचर बना हूँ, टीचर का हर तरह और काम ही वही है कि आप एक दीपक की भांति आप खुद चमकिए और आपकी उजाला को उन तक पहुंचाइए, दूर बैठे उस व्यक्ति तक आँच को पहुंचाइए, उनमें ऊर्जा जगाइए, प्रेरणा जगाइए, ताकि एक जगह आप स्थिर जलते हुए भी वो आँच आप समाज को, कम्युनिटी को बदलाव की ओर ले सके। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं सामने फ्रंट लाइन पर तो नहीं, लेकिन पीछे से वैचारिक ढंग से उनको, प्रेरणात्मक ढंग से उनको मोटिवेट करता हूँ और समाज में एक नई बदलाव की ओर मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे धनीराम जी और उनके साथ बहुत सारे उनके साथी, और आप सभी भी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।